बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। G7 समिट शुरू। गरीब मुल्कों को 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस दिए जाएंगे। कोविड दौर में पहली बार आलमी लीडर्स जमा। वबा के अलावा माहौलियाती तब्दीली और दूसरे मसाइल पर गौर। चाइना की फौजी सलाहियतों में इजाफे पर अमरीका फिक्रमंद। जनरल मार्क मेली ने कहा वॉशिंगटन को फौजी बरतरी कायम रखनी चाहिए। तुर्क फौजी अफगानिस्तान छोड़ दें, तालिबान ने किया मुतालबा। काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने की पेशकश रद्द। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और साइंसदानों पर हमलों में इसराइल का हाथ है, मोसाद के चीफ ने किया इकरार। कुर्सी छोड़ने से पहले नेतन्याहू की तकलीफें बढ़ गईं, कहा गहरी साजिश की गई, इसराइल के मुस्तकबिल की फिक्र है। इंडिया में 92,000 नए कोविड केस। ब्लैक फंगस से 3 हफ्तों में 2,100 मौतें। मुकुल रॉय TMC में वापस, कहा बीजेपी में कोई नहीं बचेगा। आदित्यनाथ ने की दिल्ली में मोदी से मुलाकात। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अमरीकी सदर जो बाइडन से पहली मरतबा मुलाकात के बाद कहा है कि अमरीका और बरतानिया के दरमियान इत्तेहाद को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बाइडन के साथ उनकी शानदार बातचीत हुई। अमरीकी सदर G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए बरतानिया में हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अमरीकी सदर ने नॉर्थ आयरलैंड में ब्रेग्जिट के बाद तनाव के बारे में उन पर तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि बाइडन ने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। G7 मुल्कों के लीडर्स का समिट शुरू हो गया है। कोविड-19 वबा फूट पड़ने के बाद पहली मरतबा इस तरह की छोटी कॉन्फ्रेंस है जिसमें शख्सी तौर पर आलमी लीडर्स जमा हैं। G7 समिट से पहले जॉनसन ने कहा कि अमेरिका अगले साल गरीब मुल्कों को 100 मिलियन डोजेस डोनेट करेगा। बाइडन ने गरीब और औसत मुल्कों और अफ्रीकी यूनियन को फाइजर वैक्सीन के 500 मिलियन डोजेस देने का वादा किया। G7 मुल्क मिलकर 1 बिलियन डोजेस इन मुल्कों को डोनेट करेंगे, जिसका मकसद 2022 में वबा को ख़त्म करना है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया और अमरीका इंसानी हकूक़ के उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आलमी तिजारती इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए अमरीका बरतानिया इत्तेहाद बहुत अहमियत रखता है। G7 मुल्कों के लीडर्स लंदन पहुंच गए हैं। इन मुल्कों में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। जुमे को पहले दिन आलमी टैक्स की शरहों
मुल्कों की मदद, माहौलियाती तब्दीली और दूसरे मसाइल पर बातचीत हो रही है। क्वीन एलिजाबेथ जुमे की रात G7 मुल्कों के लीडर्स के लिए एक डिनर का एहतमाम कर रही हैं। G7 मुल्कों की इस छोटी कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 से उभरने, टीका अंदाजी, माहौलियाती तब्दीली, साइबर सिक्योरिटी पर भी गौर किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों ने 2021 तक कम से कम 100 मिलियन डोजेस डोनेट करने से इत्तेफाक किया। फ्रांस और जर्मनी 30-30 मिलियन डोजेस देंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी फार्मा कंपनियों से कहा है कि वो गरीब मुल्कों को पैदावार का 10% डोनेट करने के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी G7 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से वो समिट में हिस्सा लेने के लिए लंदन नहीं गए। अमेरिका ने कहा है कि IMF के फंड से कोविड से मुतासरा मुल्कों को $100 मिलियन अलॉट किए जाएंगे। अमरीकी फौजों के चीफ जनरल मार्क मिली ने वार्निंग दी है कि चाइना की फौजी सलाहियतें बढ़ रही हैं और हमें अपनी फौजों की सलाहियतें बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सेनेट की एक कमेटी में पेश होते हुए ये बात कही। मिली ने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हमें सलाहियत और टेक्नोलॉजी के एतबार से बरतरी हासिल रहे। जनरल मिली ने कहा कि चाइना की फौजें बहुत संगीन रफ्तार से और मुसलसल अपनी सलाहियतें बढ़ा रही हैं। चाइना और अमरीका के दरमियान कई मामलात पर तनाव पाया जाता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने भी चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा है कि तुर्की के सिपाहियों को 2020 के एक समझौते के तहत अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए। तालिबान तर्जुमान ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो फौजों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तुर्की की पेशकश काबिल कबूल नहीं है। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने रॉयटर को बताया कि तुर्की पिछले 20 साल से नेटो फौजों का हिस्सा है। अमेरिका और नेटो फौजों के साथ तुर्की के सिपाहियों को भी वापस चले जाना चाहिए। इस सिलसिले में अमेरिका के साथ 29 फरवरी 2020 को एक समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि तुर्की एक मुसलमान मुल्क है। अफगानिस्तान के तुर्की के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल में बनने वाली इस नई इस्लामी हुकूमत के अच्छे ताल्लुकात तुर्की के साथ रहेंगे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया और ना ही तुर्की की वजारत खारजा ने कोई रिएक्शन दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जुमेरात को तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी आकार के साथ खित्ते के मसाइल और ताउन के बारे में बातचीत की थी। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक समझौते के तहत अमेरिका की फौजों को पहली मई तक अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए था, लेकिन बाइडेन ने इस डेडलाइन पर अमल नहीं किया। लेकिन उन्होंने 11 सितंबर 2021 की नई डेडलाइन मुकर्रर की है। इस मसले पर अमेरिका और नेटो के दरमियान अगले कुछ दिनों में एक अहम मीटिंग में गौर होने वाला है। अफगानिस्तान और तालिबान के सीनियर उलमा ने मक्का में एक समझौते पर दस्तखत किए, जिसके साथ ही अफगानिस्तान में अलग अलग ग्रुपों के दरमियान बातचीत के जरिए बहरान को हल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मक्का कॉन्फ्रेंस में इंतहा पसंदी और तशद्दुद की तमाम शक्लों को रद्द कर दिया गया। इस दस्तावेज पर पाकिस्तान के वजीर इस्लामी मामलात नूरुल हक कादरी और अफगानिस्तान के वजीर हज शेख मोहम्मद कासिम ने दस्तखत किए। पाकिस्तानी वजीर ने इस मौके पर कहा कि हमारा मजहब अमन, हमाहंगी और इत्तेहाद का दर्ज देता है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग अब्दुल्ला करीम ईसा और दूसरे उलमा ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अफगान वजीर ने कहा कि कुरान कई मसाइल और इख्तलाफात को हल करने के लिए सुलह को बेहतरीन रास्ता बताता है। यमन के हूसियों ने मुल्क के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने के अमरीकी फैसले की मजम्मत की है और कहा है कि उनका मकसद पहले से ही गरीब मुल्क की मईशत का गला घोंटना है। यमन की पॉलिटिकल सुप्रीम काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अल हूसी ने कहा कि अमरीका यमन जंग को अहमियत दे रहा है और इसके साथ साथ वो अमन का प्रचार भी कर रहा है। अमन के नाम पर पाबंदियां लगाना अमन के रास्ते में रुकावट है। अमरीका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जुमेरात को हूसियों के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा है कि उनकी हुकूमत अमरीका और मगरबी मुल्कों की नाकाबंदी और पाबंदियों का मुकाबला करने के काबिल है। सदर ने दमिश्क में कई फैक्ट्रीज का दौरा करने के बाद ये बात कही। साना न्यूज एजेंसी ने बशार अल असद के हवाले से कहा कि सीरिया की हुकूमत इन्वेस्टमेंट के नए मौके पैदा करेगी। उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स और ओहदेदारों से बातचीत की।
امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے سرکردہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور UAE کو F-35 جیٹس کی سپلائی کا تعلق ابراہم ایکارڈ سے ہے۔ حال ہی میں ابراہم ایکارڈ کے مطابق UAE اور بعض دوسرے ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، جن میں اس وقت کی امریکی حکومت نے اہم رول ادا کیا تھا۔ UAE کے علاوہ بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ ٹرمپ حکومت کے خاتمے کے 5 مہینے بعد پومپیو نے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ سمجھوتا کافی اہم تھا۔ جیسے جیسے نتنیاہو کا خاتمہ قریب آ رہا ہے، اسرائیل کے سب سے لمبے عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے نتنیاہو کی تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کی جگہ ایک نیا اتحاد بنایا گیا ہے، جسے اتوار کو پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کرنی ہے۔ پارلیمنٹ میں ووٹنگ سے پہلے نتنیاہو نے کہا کہ وہ ایک سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ نتنیاہو نے اپنی لیڈرشپ کے بغیر اسرائیل کے مستقبل پر شبہات کا اظہار کیا۔ نتنیاہو نے اپنے مخالفین پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ دغا بازی کی ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کی سازش کا شکار بنے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 20 سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اس قوم کے مستقبل کی فکر ہے۔ نتنیاہو پچھلے 25 سال سے اسرائیلی سیاست میں چھائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا نجات دہندہ کہتے رہے ہیں یا ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں نتنیاہو کے خلاف ایک اتحاد بنایا گیا، جس میں کٹر یہودی پارٹیاں، سیکولر پارٹیاں اور عرب پارٹیاں شامل ہیں۔ نتنیاہو نے اپنے مخالفین پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نظریات پر سمجھوتا کیا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود نتنیاہو اس سمجھوتے کو روک نہیں سکے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ شروعات میں مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطینی گروپس کا حالیہ آپریشن فلسطینیوں کو متحد کرنے والا آپریشن ثابت ہوا۔ شیخ نعیم قاسم نے حال ہی میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان 11 دن کی لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نعیم قاسم نے کہا کہ فلسطینیوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے لبنانی بھائیوں نے محدود وسائل کے ساتھ اسرائیل کو شکست دی ہے اور اس سے سبق حاصل کیا ہے۔ مسجد اقصی کے اطراف تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 250 سے زیادہ یہودی آباد کاروں نے قبلہ اول پر حلہ بول دیا۔ انہیں اسرائیلی فورسز کی حفاظت حاصل تھی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے مغربی کنارے میں 6 اور یروشلم میں 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ لیڈر الہان عمر نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے تنازعہ پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بیان میں امریکہ اور اسرائیل کا تقابل یا کمپیریزن حماس اور طالبان سے کیا۔ پیر کو اپنے ٹویٹ میں الہان عمر نے لکھا کہ ہم نے امریکہ، اسرائیل، افغانستان اور طالبان کی طرف سے ناقابل تصور ظلم اور بربریت دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انسانیت کے خلاف جرائم کے تمام متاثرین کے لیے انصاف کا ایک جیسا نظام ہونا چاہیے۔ اس ٹویٹ کے ساتھ الہان عمر نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے ہاؤس کمیٹی کی سنوائی کے دوران سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے سوالات کو پیش کیا جو وہ کر رہی تھیں۔ الہان عمر کا یہ بیان اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ لڑائی کے کچھ ہفتے بعد سامنے آیا ہے۔ الہان عمر نے اپنا بچپن افریقہ کے ملک کینیا میں گزارا تھا۔ ان کا خاندان صومالیہ سے نقل مکانی کر کے کینیا گیا تھا اور وہاں کے ایک کیمپ میں رہا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ریٹائر ہونے والے چیف نے ایک طرح سے اقرار کیا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس اور نیوکلیئر سائنسدانوں کو نشانہ بنانے میں اسرائیل کا ہاتھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بعض حالیہ واقعات کا حوالہ دیا، جن میں نتانز نیوکلیئر سائٹ پر حملہ اور ایک سائنسداں کا قتل شامل ہے۔ موساد چیف یوسی کوئن نے اسرائیل کے چینل 12 سے بات چیت کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سائنسداں اپنا کریئر بدلنے کے خواہش مند ہیں تو ہم انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بعض وقت ہم نے پیشکش بھی کی ہے۔ پچھلے سال اسرائیل نے ایران کی نتانز نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کیا تھا، جس میں اسے نقصان پہنچا تھا۔ جولائی 2020 میں یہ حملہ کیا گیا تھا۔ موساد چیف نے سیدھے طور پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن کافی اشارے دیے کہ ان حملوں میں اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے نومبر کے مہینے میں ایرانی سائنسداں محسن فخری زادہ کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا، جنہیں ایک آپریشن میں ہلاک کیا گیا تھا۔ محسن فخری زادہ نے کئی دہائیں پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کو شبہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانا چاہتا ہے، لیکن ایران ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن ہے۔ موساد چیف نے اس بات کا ذکر کیا کہ اسرائیل ایرانی سائنسدانوں کو فوجی نیوکلیئر پروگرام میں حصہ لینے سے روکنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ایسے حملوں کے لیے ایران ہمیشہ سے اسرائیل پر الزام لگاتا رہا ہے۔
रशिया ईरान को जदीद सैटेलाइट सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इस सैटेलाइट सिस्टम से ईरान की जासूसी सलाहियतें बेहतर होंगी। रिपोर्ट में कहा गया कि मॉस्को के इस सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन का कैमरा है। इस सैटेलाइट सिस्टम की मदद से ईरान पूरे मिडल ईस्ट में अपने मुखालिफिन की सरगर्मियों और उनकी साइट्स पर नज़र रख सकता है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब कुछ दिन बाद ही रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान मुलाकात होने वाली है। 16 जून को यह मुलाकात स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में होगी। बात कोविड की। इंडिया के डेली कोविड केसेस मुसलसल चौथे दिन 1 लाख से कम रहे। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 91,700 से ज्यादा नए केसेस पाए गए। मुस्बत आने की शरह घटकर 4.49% रिकॉर्ड की गई। मुसलसल 29वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए मरीजों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में 3,403 मौतें हुई। डेथ रेट बढ़कर 1.24% हो गया है। एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। फिलहाल पूरे मुल्क में 11,21,671 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 1,915, तमिलनाडु में 318 और कर्नाटक और केरला में फीकस 194 मौतें हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पिछले 3 हफ्तों में ब्लैक फंगस से 2,100 मौतें हुई हैं। ब्लैक फंगस के केसों में भी 150% का इजाफा हुआ और उनकी तादाद 31,000 से ज्यादा हो गई। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस पाए जा रहे हैं। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के ताल्लुक से अफवाहों को दूर करने की कोशिश की। एक सेहत ओहदेदार डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने इन दावों को रद्द कर दिया कि कोविड-19 वैक्सीन के सेहत पर लंबे अरसे तक बुरे असरात पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन 1 सदी से दी जा रही है और वैक्सीन के कोई लॉन्ग टर्म असरात नहीं पड़ते। यूएई में कोरोना वायरस के 2,281 नए केसेस पाए गए। पिछले 24 घंटों में 3 मौतें हुई। अब कुछ बात करते हैं इंडिया की सियासत की। मुकुल रॉय एक मर्तबा फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो टीएमसी के सीनियर लीडर थे जो असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। मुकुल रॉय को दोबारा टीएमसी में शामिल किया गया है। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। मुकुल रॉय के साथ उनका बेटा भी टीएमसी में शामिल हुआ। इस मौके पर मुकुल रॉय ने कहा कि कोई भी बीजेपी में रहना नहीं चाहता। मुकुल रॉय ने कहा कि तमाम जाने पहचाने चेहरों को अतराफ देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। इस मौके पर ममता ने कहा कि पार्टी मुकुल रॉय का दोबारा इस्तकबाल करती है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में अहम रोल अदा करेंगे। टीएमसी चीफ ने कहा कि बीजेपी में मुकुल रॉय को धमकाया गया जिससे उनकी सेहत खराब हो गई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। एक दिन पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। ऐसी खबरें हैं कि यूपी बीजेपी में नाराज सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यूपी हुकूमत की कोविड रिस्पांस पर काफ़ी तनकीदें की जाती रही हैं और ऐसा डर है कि इसका असेंबली इलेक्शंस में असर पड़ सकता है जो अगले साल के शुरू में होने वाले हैं। आदित्यनाथ ने 2 दिन का दिल्ली दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने मोदी, अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सरकारी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि क्या यूपी कैबिनेट में कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। हाल ही में कांग्रेस से शामिल होने वाले जितिन प्रसाद के बारे में कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं। उन्हें अहम ओहदा देने की भी बातें हो रही हैं। जितिन प्रसाद एक मशहूर ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो यूपी इलेक्शन से 6 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को मुंबई के एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से कंफर्म किया गया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक बयान में दिलीप कुमार की सेहत के लिए दुआएं करने के लिए और नेक तमन्नाओं का इजहार करने के लिए उनके फैंस का शुक्रिया अदा किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम,
इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। G7 समिट शुरू, गरीब मुल्कों को 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस दिए जाएंगे। कोविड दौर में पहली बार आलमी लीडर्स जमा, वबा के अलावा माहौलियाती तब्दीली और दूसरे मसाइल पर गौर। चाइना की फौजी सलाहियतों में इजाफे पर अमरीका फिक्रमंद, जनरल मार्क मेली ने कहा वॉशिंगटन को फौजी बरतरी कायम रखनी चाहिए। तुर्क फौजी अफगानिस्तान छोड़ दें, तालिबान ने किया मुतालबा, काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने की पेशकश रद्द। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और साइंसदानों पर हमलों में इसराइल का हाथ है, मोसाद के चीफ ने किया इकरार। कुर्सी छोड़ने से पहले नेतन्याहू की तकलीफें बढ़ गईं, कहा गहरी साजिश की गई, इसराइल के मुस्तकबिल की फिक्र है। इंडिया में 92,000 नए कोविड केस, ब्लैक फंगस से 3 हफ्तों में 2,100 मौतें। मुकुल रॉय टीएमसी में वापस, कहा बीजेपी में कोई नहीं बचेगा। आदित्यनाथ ने की दिल्ली में मोदी से मुलाकात। ये थी आज की खबरें। शेजुल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।